चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक कीजिए तो आपको वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिलेगा आपके स्मार्टफोन पर। हेलो मेरे दोस्तों, ये बात है 2005 की, जब शॉन पार्कर जो नैपस्टर के फाउंडर थे और वो फेसबुक के प्रेसिडेंट बने थे, उन्होंने ग्रेफाइट डिजाइनर डेविड को हायर किया फेसबुक की बिल्डिंग पर कुछ ग्रेफाइट्स डिजाइन करने के लिए। और तब डेविड, जो कि एक फेमस ग्रेफाइट डिजाइनर थे, उन्होंने $60,000 की फी कोट की। एंड गेस व्हाट, शॉन ने ये फी पे करने के लिए अग्री भी कर लिया। और जब डेविड ने अपना काम कंप्लीट किया, तब शॉन ने डेविड को दो ऑप्शंस दिए, या तो वो अपनी फी कैश में ले ले या फिर वो अपनी फी फेसबुक के स्टॉक्स लेकर एक्सेप्ट कर ले। और शॉन ने पर्सनली डेविड को कहा कि अगर तुम स्टॉक्स लोगे तो ये तुम्हारे फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। अब डेविड फाइनेंशियली इतना वाइज नहीं था और उसे लगा कि स्टॉक्स लेना रिस्की होगा, बट उसने शॉन की बात मान ली और उसने अपनी फी फेसबुक के स्टॉक्स लेकर एक्सेप्ट कर ली। और 2012 में जब फेसबुक की लिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंज पर $38 पर शेयर प्राइस पर हुई, तब डेविड के स्टॉक्स की प्राइस $200 मिलियन थी और वो मल्टी मिलियनर बन चुका था। और आज ये स्टॉक्स $188 पर शेयर प्राइस पर ट्रेड हो रहे हैं। सो फ्रेंड्स, ये है पावर ऑफ द स्टॉक्स जो आपको स्टार्टअप्स ऑफर करते हैं जब आप उन्हें ज्वाइन करते हो। चलिए तो अब सुनते हैं एक और रियल लाइफ स्टोरी। हमारे एक क्लाइंट जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उन्होंने 5 इयर्स पहले स्टार्टअप ज्वाइन किया था। नो डाउट उस कंपनी ने उन्हें उनके एग्जिस्टिंग सैलरी से थोड़ा ज्यादा की सैलरी ऑफर की थी, लेकिन फिर भी अपना स्टेबल जॉब छोड़कर एक स्टार्टअप ज्वाइन करना थोड़े से सैलरी हाइक के लिए ये एक बहुत ही बड़ा रिस्क था। लेकिन जस्ट बिकॉज कंपनी की शुरुआत हुई थी और उन्हें अच्छे टैलेंट को हायर करना था, तो उन्हें उस कंपनी ने कुछ RSU यानी रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक यूनिट्स ऑफर किए थे। और फ्रेंड्स, आज उन RSU की वैल्यू है 2.5 करोड़ रुपीस और उन्होंने 1 करोड़ रुपीस के स्टॉक्स को बेचकर पुणे में अपना खुद का घर खरीद लिया। और उनका कहना है कि वो अपनी सैलरी में से बिना लोन का घर खरीदने का कभी सोच भी नहीं सकते थे। अभी रिसेंटली मैं मेरे एक दोस्त को मिला जिसकी कंपनी ने उसे ऑप्शन दिया कि या तो तुम थोड़ा ज्यादा ज्वाइनिंग बोनस एक्सेप्ट कर लो या फिर वो इस बोनस की जगह कंपनी के कुछ स्टॉक्स ले ले। लेकिन मेरे दोस्त ने बोनस एक्सेप्ट कर लिया, ये कहकर कि उसके फैमिली वाले सोचते हैं कि स्टॉक्स में तो रिस्क होता है और फिर जो कंपनी वो ज्वाइन करने जा रहा है वो तो अब तक लिस्ट भी नहीं हुई है। मुझे बहुत दुख हुआ जब उसने मुझे ये बात बताई, लेकिन मैं उसे कुछ कह नहीं पाया क्योंकि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब आज के डेट पे ऐसी कई सारी कंपनीज है, स्पेशली टेक्नोलॉजी स्पेस में, जो अपने एम्प्लॉयज को इक्विटी पार्टिसिपेशन ऑफर करती है। और ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है अच्छे टैलेंट को हायर और रिटेन करने का। और अगर हम कुछ कंपनी इक्विटी प्लान्स की बात करें तो वो है ESOPs, RSU एंड ESPP। एंड आई एम श्योर कि आपको कुछ डाउट्स होंगे इन ऑप्शंस को लेकर, जैसे इनका क्या मतलब होता है, या फिर इन्हें बेचने पर कितना टैक्स देना होगा, या तो अगर हमारी कंपनी आउट ऑफ इंडिया लिस्टेड है तो ऐसे में क्या होगा। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज क्वेश्चंस वन बाय वन। और इन्हें समझे उससे पहले, मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, आपका वन पॉइंट डेस्टिनेशन टू सीक एन अनबायस्ड कंसल्टेशन ऑन पर्सनल फाइनेंस। फ्रेंड्स, फाइनेंशियल प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट्स को लेकर पूरी सीरीज की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर की है, जिसे देखकर आप अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं। ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो इसे एंड तक जरूर देखिएगा। सो सबसे पहले समझते हैं RSU। RSU स्टैंड्स फॉर रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक यूनिट्स। यहाँ एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज को स्टॉक्स ऑफर करते हैं विदाउट एनी कंडीशन, लेकिन विद वेस्टिंग पीरियड। यूजुअली RSU वो कंपनीज ऑफर करती है जो ऑलरेडी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होती है। सो लेट्स अंडरस्टैंड द टर्म वेस्टिंग पीरियड। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी ने किसी एम्प्लॉय को 10,000 शेयर्स एलोकेट किए बट विद द वेस्टिंग पीरियड ऑफ 5 इयर्स, विच मीन्स कि उस एम्प्लॉय को शेयर्स 5 इयर्स बाद मिलेंगे। और अगर ऑर्गेनाइजेशन 5 इयर्स के पहले क्विट किया तो कोई भी स्टॉक्स नहीं मिलेंगे। यूजुअली RSU एम्प्लॉयज को मोटिवेट करता है ऑर्गेनाइजेशन के साथ लंबे समय तक काम करने के लिए। ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस RSU को फेज्ड मैनर में एलोकेट करती है, जैसे
2000 स्टॉक्स एलोकेट किए जाएंगे 2 साल कंप्लीट करने के बाद, फिर 3000 स्टॉक्स 3 साल कंप्लीट होने के बाद, एंड सो ऑन। यूजुअली ये स्टॉक्स इंक्रीजिंग मैनर में एलोकेट होते हैं। एम्प्लॉयज के लिए ये स्टॉक्स ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं और कंपनीज के लिए ये एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है अच्छे टैलेंट को रिटेन करने का। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ESOP। लेकिन उससे पहले क्या आपको पता है कि अगर एक 30 इयर्स ओल्ड इंसान के करंट मंथली एक्सपेंसेस 30,000 रुपीज है और अगर उसे 55 की एज में रिटायर होना है तो महंगाई बढ़ने के कारण उसे 55 की एज में मंथली 1,28,000 रुपीज चाहिए होंगे और अपनी रिटायरमेंट के लिए उसे ऑलमोस्ट 3,41,00,000 रुपीज इकट्ठा करने होंगे। अब आई एम श्योर कि आपके भी कुछ पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स होंगे, जैसे रिटायरमेंट, घर खरीदना, कार खरीदना, वेकेशंस, बच्चों की हायर एजुकेशन। और अगर आप भी अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये समझना चाहते हैं कि आपको अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए कितने पैसे चाहिए होंगे और आपको अभी से क्या करना होगा इन गोल्स को अचीव करने के लिए, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। सो लेट्स अंडरस्टैंड ESOP, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। ये स्टार्टअप्स में ज्यादा नोन ऑप्शन है इक्विटी शेयरिंग का। यहाँ एम्प्लॉयज को ऑप्शन मिलता है फ्यूचर डेट पर कंपनी के स्टॉक्स परचेज करने का एक प्री डिटरमाइंड प्राइस पर। फॉर इंस्टेंस, अगर गोपाल 1 जुलाई 2022 को कंपनी ज्वाइन करता है तो उसे ऑप्शन मिलेगा कि 1 साल रहकर वो कंपनी के 100 स्टॉक्स 50 रुपीज पर स्टॉक के रेट से खरीद सकता है, विच मीन्स कि यहाँ वेस्टिंग पीरियड होगा 1 ईयर एंड दिस विल बी इररिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट प्राइस, विच मीन्स कि अगर कंपनी के स्टॉक की मार्केट प्राइस 1 साल बाद 500 रुपीज है तब भी ये स्टॉक्स उसे 50 रुपीज पर स्टॉक पर ही एलोकेट किए जाएंगे और 1 साल के पहले अगर उसने कंपनी छोड़ दी तो वो इन स्टॉक्स के लिए एलिजिबल नहीं होगा। यूजुअली एम्प्लॉयज को वेस्टिंग पीरियड का स्केड्यूल मिलता है जिसमें ये मेंशन किया हुआ होता है कि फ्यूचर में कौन से डेट पर कितने स्टॉक्स वेस्ट होने वाले हैं। और ESOP एम्प्लॉयर के लिए एक अच्छा टूल होता है अपने एम्प्लॉयज को कंपनी के लॉन्ग टर्म गोल्स और विजन के साथ अलाइन करने का। अगर कंपनी लिस्टेड नहीं है तो एम्प्लॉयर ही टाइमली मैनर में स्टॉक्स को बाय बैक करके एम्प्लॉयज को फेयर मार्केट वैल्यू ऑफर करके स्टॉक से एग्जिट करने का ऑप्शन देती है। और रिसेंटली ये हमने कुछ बड़ी प्राइवेट कंपनीज के साथ होते हुए देखा है, जैसे कि स्विगी और फ्लिपकार्ट। ESOPs को भी अलग अलग ब्लॉक्स में एलोकेट किया जाता है जब वो वेस्ट होते हैं और मोस्ट कॉमन विंडो है 4 इयर्स। फॉर एग्जाम्पल 1000 शेयर्स awarded with vesting schedule of 25% per year, तो 250 शेयर्स वेस्ट किए जाएंगे हर साल इन अ विंडो ऑफ 4 इयर्स। ESOP के वेस्ट होते ही एम्प्लॉयज को एक लिमिटेड टाइम का विंडो मिलता है जहां एम्प्लॉयज ये शेयर्स अग्रीड प्राइस पर बाय कर सकते हैं। इसे एक्सरसाइज पीरियड कहा जाता है। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ESPP, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज प्लान। ये ऑप्शन मोस्टली लिस्टेड कंपनीज ऑफर करती है अपने एम्प्लॉयज को रिवॉर्ड करने के लिए। इस ऑप्शन में कंपनी अपने एम्प्लॉयज को कंपनी के स्टॉक्स डिस्काउंटेड प्राइस में परचेज करने का ऑफर देती है। यूजुअली ये डिस्काउंट 10% to 20% के बीच का होता है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर स्टॉक का मार्केट प्राइस है 100 रुपीज पर शेयर और अगर ESPP 20% डिस्काउंट पर है तो कंपनी का एम्प्लॉय 80 रुपीज पर उन स्टॉक्स को परचेज कर सकता है। यूजुअली कंपनीज मंथली परचेजिंग विंडो ऑफर करती है, जैसे सैलरी का 1% से लेकर 15% के बीच एंड द एम्प्लॉय हैज टू डिसाइड द परसेंटेज। और ये एक SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की तरह होता है जहां हर महीने कंपनी के कुछ स्टॉक्स परचेज होते रहते हैं। सो आई एम श्योर कि अब आपको RSU, ESOP एंड ESPP क्या होते हैं ये तो समझ आ ही गया होगा। सो नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द टैक्स इम्प्लीकेशंस। RSU को अक्वायर करने के लिए एम्प्लॉय को कोई प्राइस नहीं पे करना पड़ता, तो पूरे वैल्यू को एज अ इनकम ट्रीट किया जाएगा। ESOP पर लगने वाले टैक्स की बात करें तो इन पर ट्विन टैक्स इम्प्लीकेशन लगता है। एक तो जब वेस्टेड शेयर को आप एक्सरसाइज करते हैं, यानी आपको जब शेयर्स एलोकेट किए जाते हैं तब इसे इनकम फ्रॉम सैलरी कंसिडर किया जाता है। डिफरेंस बिटवीन द एक्सरसाइज प्राइस एंड मार्केट प्राइस ऑन एक्सरसाइज डेट को इनकम कंसिडर किया जाता है और इसे सैलरी में ऐड करके एज अ परक्विजिट टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स किया जाता है।
सो यूजुअली यहाँ पर एम्प्लॉय को बस स्टॉक्स एलोकेट होते हैं और कोई फंड्स का इनफ्लो नहीं होता, लेकिन टैक्सेशन के कारण काफी बड़ा अमाउंट एज ए टीडीएस कट जाता है। और जब इन शेयर्स को बेचते हैं तो डिफरेंस बिटवीन सेल प्राइस एंड मार्केट प्राइस को एज अ कैपिटल गेन ट्रीट किया जाता है, और इन गेन पर लगने वाला टैक्स रेट डिपेंड करता है कि आपने स्टॉक्स कितने समय तक होल्ड किया है। टैक्सेशन इस बात पर भी डिपेंड करता है कि कंपनी कहां पर लोकेटेड है। अब अगर ईएसपीपी के टैक्सेशन को समझे तो द डिफरेंस बिटवीन द डिस्काउंटेड प्राइस एंड द मार्केट प्राइस को डिपेंडिंग ऑन द होल्डिंग पीरियड टैक्स किया जाता है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको इस वीडियो से आरएसयू, ईएसओपी एंड ईएसपीपी के बीच का डिफरेंस समझ आ गया और इनके टैक्सेशन को लेकर थोड़ा नॉलेज भी मिल गया। कुछ सीखने मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे मोटिवेट कीजिए और भी ऐसे वीडियोस को बनाने के लिए। और अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवा कर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं और कितने पैसे चाहिए होंगे आपको फ्यूचर में इन गोल्स को अचीव करने के लिए, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए।